हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं विज्ञान के पांचवें पार्ट की एक्सरसाइज। और इसमें सबसे पहले हम करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, डोबेराइन त्रिक Cl, Br व I में Cl व I के परमाणु भार क्रम से 35 व 127 हैं। बी आर का परमाणु भार बताइए। तो आप 35 और 127 को जोड़कर 2 से भाग दोगे, जिससे आपका उत्तर आ जाएगा 81, 81। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यह कथन देने वाले वैज्ञानिक का नाम है मेंडलीफ। तीसरा ऑप्शन सही है। परमाणु भार के आधार पर वर्गीकरण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? मेंडलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में प्रारूपिक तत्व कौन सा है? तीसरे आवर्त के तत्व प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं और तीसरा आवर्त का तत्व इनमें से है सोडियम। पोटेशियम नहीं है, Se नहीं है, He नहीं है। ठीक है। तीसरे आवर्त का तत्व कौन सा है? सोडियम, क्योंकि पहले आवर्त में तो H आता है, फिर Li और फिर Na। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में कहा है, प्राय परिवर्तनीय संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। आपको पता है परिवर्तनीय संयोजकता प्रदर्शित करने वाले होते हैं संक्रमण तत्व, गैसीय तत्व नहीं होते, अधातु परिवर्ती संयोजकता नहीं प्रदर्शित करती, और एस ब्लॉक तत्व भी नहीं करते। तो इसका उत्तर है पहला, संक्रमण तत्व, जिन्हें आप कहते हो डी ब्लॉक तत्व। क्वेश्चन नंबर 5। तत्वों के गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु संख्या को आप परमाणु भार भी कह सकते हो। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? सबको पता है, नील बोर के द्वारा नहीं दिया गया, डोबेराइन के द्वारा नहीं दिया गया, मेंडलीफ के द्वारा नहीं दिया गया। परमाणु क्रमांक के आधार पर वर्गीकरण किसने करा था? मोजले ने। तो इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, मोजले, H.G.J. मोजले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन। आवर्त सारणी में किसी एक ही समूह के तत्वों में साधारणतः निम्नलिखित में समानता होती है। यदि एक ही वर्ग के तत्व हैं तो किस चीज में समानता मिलेगी? परमाणु क्रमांक में? नहीं, परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे उनके। परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या? बिल्कुल सही। एक ही वर्ग के जितने भी तत्व होते हैं उनकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा, समावयवियों की संख्या, ये गलत है। चौथा, परमाणु आयतन, ये गलत है। इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, सातवें क्वेश्चन में कहा है, आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार है। सबको पता है आधार है परमाणु क्रमांक। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर ही बनाई गई है। परमाणु भार के आधार पर बनाई गई थी मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी। संयोजकता के आधार पर कोई भी आवर्त सारणी नहीं बनाई गई है, और रासायनिक क्रियाशीलता के आधार पर भी कोई भी आवर्त सारणी नहीं बनाई गई है। तो इसका सही उत्तर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में होते हैं 8 क्षैतिज पंक्तियां तथा 7 ऊर्ध्वाधर कॉलम। बिल्कुल गलत। 7 क्षैतिज पंक्तियां, ठीक है, 7 क्षैतिज पंक्तियों का मतलब होता है 7 आवर्त, तथा 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम। बिल्कुल सही, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9। किसी लघु आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाओगे तो संयोजकता पहले वर्ग से चौथे वर्ग तक बढ़ती है, और फिर चौथे वर्ग से पहले वर्ग तक घटती है। यह चीज मैंने आपको सिखा रखी है। भाई, पहले वर्ग वालों की संयोजकता 1 होगी, दूसरे वर्ग वाले तत्वों की संयोजकता 2 होगी, तीसरे वर्ग वालों की 3, चौथे वर्ग वालों की 4, और पांचवें वर्ग वालों की फिर 3 हो जाएगी, क्योंकि पांचवें वर्ग के तत्वों की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 5 इलेक्ट्रॉन होंगे
तो 8 करने के लिए मैं 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे, इसलिए 5वें वर्ग के तत्वों की संयोजकता कितनी होगी? 3 होगी। छठे वर्ग वालों की 2 होगी, 7वें वर्ग वालों की 1 होगी और 18वें वर्ग वालों की या शून्य वर्ग वालों की 0 होगी। तो ये ऑप्शन सही है फोर्थ। पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से 1 तक घटती है। पहले संयोजकता बढ़ती चली जाएगी और फिर घटती चली जाएगी। 1 से 4 तक बढ़ेगी, फिर 4 से 1 तक घटेगी। ये 1 से 4 संयोजकता लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, ऑक्सीजन की संयोजकता है। सबको पता है कि ऑक्सीजन छठे वर्ग का तत्व है या 16वें वर्ग का तत्व है और उसकी बाहरी कक्षा में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। 8 करने के लिए वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो संयोजकता कितनी होगी? 2। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? 2। क्वेश्चन नंबर 11, एक तत्व M का मतलब यहां होता है मेटल, मेटल माने धातु, के ऑक्साइड का सूत्र MO है, इसके नाइट्रेट का सूत्र होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ऑक्साइड का सूत्र MO है, तो इसका मतलब यह है, आपको पता है कि ऑक्सीजन की संयोजकता भी ऊपर पड़ी है 2, तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, तो इसकी मेटल की संयोजकता भी 2 ही होगी, क्योंकि एक परमाणु मेटल का एक परमाणु ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, तो इस मेटल की संयोजकता भी कितनी होगी? 2। अब देखो एक बात बताता हूं, उसके नाइट्रेट का सूत्र बताना है। तो यदि आप इसी मेटल को ऊपर लिखता हूं, देखो ये मेटल है, हमें पता चल गया कि इसकी संयोजकता होती है 2, और मैं आपको नाइट्रेट की कहानी सुनाता हूं, ध्यान से समझना। वैसे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था एक वीडियो देखने के लिए, अकार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम बाय KMD सहारनपुर, पर यदि आपने नहीं देखे तो यहाँ देख लो, एक बात समझ लो। यहाँ हमें पता चला है MO सूत्र से कि ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, तो इस मेटल की संयोजकता भी 2 है। अब मेटल का एक परमाणु नाइट्रेट के परमाणुओं से कितनों से जुड़ेगा, नाइट्रेट के कितने ग्रुप से या कितने समूह से जुड़ेगा? मैं आपको बताता हूं कि नाइट्रेट के ऊपर होता है 1 इकाई ऋणावेश, इसलिए इसकी संयोजकता 1 होती है। और जब MnO3 के साथ जुड़ेगा तो संयोजकताएं क्रॉस हो जाएंगी। इस 2 संयोजकता को तो यहां लिखना पड़ेगा और 1 संयोजकता को यहां लिखना पड़ेगा। इसका मतलब M के नीचे तो लिखा जाएगा 1 और NO3 को ब्रैकेट में बंद करके वहां ब्रैकेट के बाहर लिखा जाएगा 2, और 1 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो हमारा सूत्र आएगा MnO3 का होल ट्वाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया है, क्लास 9th में इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। तो आप देख लो इस 11वें क्वेश्चन में कौन सा उत्तर सही है। दूसरा है MnO3 का होल ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 12, प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्व की धात्विक प्रवृत्ति। यदि आप आवर्त में बाएं से दाएं चलते हो तो साइज घटता है, और साइज घटने से क्या होता है? साइज घटने से ये होता है कि इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रवृत्ति घटती है बाहरी कक्षा के, और इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रवृत्ति घटेगी तो धात्विक प्रवृत्ति भी घटेगी। ठीक है, प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्व की धात्विक प्रवृत्ति देख लो कहां लिखा हुआ है, घटती है। यह है क्रम से घटती है, तो इसका दूसरा उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, ये सारी चीजें मैंने आपको सिखा रखी हैं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विकता बढ़ती जाती है, बिल्कुल गलत। धात्विकता नहीं बढ़ती, धात्विकता घटती है, अभी पढ़ा है हमने पिछले क्वेश्चन में। आयनिक त्रिज्या बढ़ती जाती है, नहीं। जितना भी आवर्त में बाएं से दाएं जाओगे नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ेगा, और नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ेगा तो आयनिक त्रिज्या घटेगी ना कि बढ़ेगी। नंबर 3, तत्वों के ऑक्साइडों की क्षारीय प्रवृत्ति घटती जाती है, बिल्कुल सही। भाई यदि आप आवर्त में बाएं से दाएं चलोगे तो आपको पता है धात्विक लक्षण घट रहा है, और धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय और अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। ये बात मैंने आपको सिखाई थी। तो यदि आप किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलोगे तो ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति घटेगी। ये सही उत्तर है तीसरा। इनमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है, ये नहीं, तीसरा उत्तर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14,
विकर्ण संबंध के तत्व हैं। आपने विकर्ण संबंध में देखा होगा Li का संबंध Mg के साथ बनता है, Li और Mg एक दूसरे के तिरछे आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्व अपने वर्ग वाले तत्वों से गुणों में समानता दिखाने के साथ साथ अपने से तिरछे स्थित तत्वों से भी गुणों में समानता दिखाते हैं, और इस तिरछी समानता को ही हम कहते हैं विकर्ण समानता या विकर्ण संबंध। और इसका जो एग्जाम्पल मैंने आपको सिखाया था उसमें लिथियम की समानता मैग्नीशियम से होती है। ठीक है, लिथियम किससे समानता दिखाता है? मैग्नीशियम से। क्वेश्चन नंबर 15, लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है। फिर वही क्वेश्चन आ गया मैग्नीशियम के साथ, ऑप्शन 4 सही है इसका। 16वां क्वेश्चन, तृतीय आवर्त का तत्व है। तीसरे आवर्त का तत्व वो होगा जिसके पास 3 कक्षाएं होंगी। ठीक है, वैसे मैं आपको बताता हूं तीसरे आवर्त का तत्व इसमें सोडियम है, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन आया था हमारे पास, सोडियम प्रारूपिक तत्व या निरूपक तत्व है, इसका मतलब तीसरे आवर्त का है। पर यदि आप इस परमाणु क्रमांक के हिसाब से चलोगे ना तो सोडियम के पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन दिखा रखे, पहली कक्षा में 2 होंगे, दूसरी कक्षा में 8 होंगे और तीसरी कक्षा में 1। तो जब इसके पास 3 कक्षाएं हैं तो ये तीसरे आवर्त में ही तो होगा, क्योंकि ये जो आवर्त सारणी में आवर्त बना रखे हैं ना, ये कक्षाओं की संख्या के आधार पर बना रखे हैं। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 17, उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड, वैसे मैंने आपको बताया कि धातु के ऑक्साइड तो होते हैं क्षारीय और अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। पर ये जो तीसरा ऑप्शन दे रखा ना, इसे देखो ध्यान से, तीसरे ऑप्शन को। तीसरे ऑप्शन में जो धातु के ऑक्साइड होते हैं ना, वे तो ये पहला धातु का ऑक्साइड है, ये भी धातु का ऑक्साइड है, ये अधातु का है। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, इस बात को दिमाग में घुसा लो अपने। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कैसा होता है? उभयधर्मी ऑक्साइड। ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में अम्लीय ऑक्साइड है। भाई यूं देखो, अधातु का ऑक्साइड कौन सा है? अधातु का ऑक्साइड ये है फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, तो ये अम्लीय ऑक्साइड होगा। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड तो क्षारीय ऑक्साइड होगा। K2O होगा, ये भी क्षारीय ऑक्साइड। पोटेशियम का ऑक्साइड, धातु ही तो होती है पोटेशियम। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है जो अम्लीय ऑक्साइड और क्षारीय ऑक्साइड दोनों की भांति कार्य करता है। तो अधातु का ऑक्साइड एकमात्र है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5। तो और अधातु के ऑक्साइड को ही हम कहते हैं अम्लीय ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में क्षारीय धातु है। बेटे मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था कि पहले वर्ग के जितने भी तत्व हैं उन्हें क्षार धातु कहा जाता है, क्योंकि उनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार होते हैं। तो पहले वर्ग का कौन सा तत्व है वो उठा लो, इनमें से यही है बस, सोडियम। तो सोडियम पहले वर्ग का है तो क्षार धातु आप इसे कहोगे। क्षार धातु कहो या क्षारीय धातु कहो, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 20वां क्वेश्चन, निम्न तत्वों में किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है? सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसकी होगी? देखो, विद्युत ऋणात्मकता आपको पता है कि पहले वर्ग वाले तत्वों की सबसे ज्यादा होती है, और यदि आप वर्ग आवर्त में बाएं से दाएं चलोगे तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। तो इसमें यूं देख लो, पहले वर्ग का तत्व कौन सा है? ये है सोडियम। तो सोडियम पहले वर्ग का है तो धातु है, बढ़िया धातु है, और जो धातु बढ़िया होगा उसका विद्युत ऋणात्मकता तो कम होगा। हालांकि है तो मैग्नीशियम भी धातु, पर दूसरे वर्ग में है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता सोडियम से ज्यादा होगी। आप आवर्त में बाएं से दाएं जितना चलोगे ना, बाएं से दाएं जितना चलोगे विद्युत ऋणात्मकता उतनी ही बढ़ती रहेगी। तो इसका सही उत्तर सोडियम है। ठीक है, 21वां क्वेश्चन, यूरेनियम है। यूरेनियम क्षार धातु तो नहीं है भाई, पहले वर्ग का तत्व तो नहीं है। यूरेनियम अधातु नहीं है धातु है यूरेनियम तो। स्थायी तत्व नहीं है, रेडियो एक्टिव है। अंतः संक्रमण तत्व है। तो यूरेनियम का ये 4th ऑप्शन सही है, अंतः संक्रमण तत्व। आपको पता है अंतः संक्रमण तत्व हम कहते हैं F ब्लॉक तत्वों को। आवर्त सारणी में छठे और 7वें आवर्त से 14 तत्वों को उठाकर आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है 2 श्रेणियों के रूप में। छठे आवर्त से जिन 14 तत्वों को उठाया गया है उन्हें हम कहते हैं लैंथेनाइड्स, और 7वें आवर्त से जिन 14 तत्वों को उठाया गया है उन्हें हम कहते हैं एक्टिनॉइड्स।
और ये जो लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स है ना, इनकी एक खासियत है। खासियत यह है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब भी आप लिखोगे तो आखिरी इलेक्ट्रॉन इनका एफ उपकोष में ही प्रवेश करेगा, इसलिए इन्हें एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। और अंतः संक्रमण तत्व इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके गुण एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के बीच में संक्रमण करते रहते हैं, यानी सबके मिले जुले गुण दिखाते हैं। ठीक है, जैसे इनकी संयोजकता 3 होती है, ऑक्सीकरण संख्या इनकी +3 होती है। पढ़ेंगे क्लास 11th और 12th में। 12th में मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको इन्हें, संक्रमण तत्वों को और अंतः संक्रमण तत्वों को। चलो खैर 22वें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऋणात्मक तत्व है? भाई विद्युत ऋणात्मक तत्व तो अधातु होते हैं, सोडियम तो है नहीं, ना मैग्नीशियम है, ये तो दोनों धातु हैं और धातु होती हैं विद्युत धनात्मक। यहाँ सही उत्तर या तो Br बनेगा या तो I। ये दोनों अधातु हैं, पर आयोडीन में कुछ धात्विक लक्षण Br के मुकाबले ज्यादा होता है, तो आयोडीन को भी आप दोनों का जब तुलना करोगे ना, I का और Br का, तो ये दोनों में आपको Br ही ज्यादा अधात्विक लक्षण दिखाएगा, और जो जितना बड़ा अधातु है उसका विद्युत ऋणात्मकता उतना ही ज्यादा होता है। तो यहाँ सही उत्तर बनेगा Br। क्वेश्चन नंबर 23। तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है का परमाणु क्रमांक है? भाई क्षारीय ऑक्साइड कौन बनाएगा? जो धातु होगा। और धातु की पहचान किस तरह होगी? जिसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, वही होगा धातु। आप 18 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसका 2 8 कितने हो गए? 10, 4 आएंगे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन। और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, जिसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है भाई, 2 8 8 1 आएगा ना, 19, 2 8 8 1, तो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये क्या है? धातु। 8 करने के लिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा ना, जिसकी आदत इलेक्ट्रॉन देने की होती है उसे ही तो आप धातु कहते हो। और जो धातु का ऑक्साइड है वही होता है क्षारीय ऑक्साइड। ये चीज अपने जहन में बिठा लो बिल्कुल। धातु के ऑक्साइड तो होते हैं क्षारीय ऑक्साइड, और अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 24। सर्वाधिक धन विद्युती तत्व है? सबसे ज्यादा धन विद्युती तत्व इसमें होगा LiNa, पोटेशियम होगा। क्यों होगा? देखो मैं पक्की बात बताता हूँ, फ्लोरीन तो अधातु है, ये तो धन विद्युती हो नहीं सकता। एल्यूमिनियम धातु है पर तीसरे वर्ग का है, कम धन विद्युती है। अब बात आई सोडियम और पोटेशियम की, दोनों पहले वर्ग के हैं। पहले वर्ग के तत्वों को यदि आप लिखोगे तो LiNa, फिर Rb, फिर Cs, फिर Fr। हम इन दोनों की तुलना कर रहे हैं Na और K की। आपको पता है कि पहले वर्ग में सोडियम से नीचे पोटेशियम है, इसका मतलब सोडियम के पास तो 3 कक्षाएं हैं और इसके पास 4 कक्षाएं हैं। सोडियम से बड़ा साइज पोटेशियम का है, तो पोटेशियम द्वारा इलेक्ट्रॉन को छोड़ना ज्यादा आसान होगा सोडियम के मुकाबले। तो इसका मतलब ज्यादा धन विद्युती कौन सा है? पोटेशियम है। तो इसका सही उत्तर ये होगा पोटेशियम के। समझ रहे हैं ना? मैंने आपको सिखाया था धन विद्युती लक्षण कि किसी वर्ग में यदि आप ऊपर से नीचे आओगे तो धन विद्युती लक्षण बढ़ेगा, और यहाँ धन विद्युती लक्षण बढ़ेगा तो पोटेशियम का धन विद्युती लक्षण ज्यादा होगा, क्योंकि वो वर्ग में सोडियम से नीचे है। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। पहला प्रश्न, एक तत्व आवर्त सारणी के तृतीय समूह में है, इसकी संयोजकता बताइए। भाई तीसरे वर्ग में है तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। और बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 8 करने के लिए क्या करेगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा अपने बाहर। और यदि इसने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए बाहर तो इलेक्ट्रॉन देने की तो आदत है, और 3 निकाल दिए इसने बाहर, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 3 होगी। दूसरा क्वेश्चन, एक तत्व M आवर्त सारणी के द्वितीय समूह में है। भाई एक तत्व है M, यहां लिखता हूं, एक तत्व है M और आवर्त सारणी के दूसरे समूह में है, तो इसकी संयोजकता तो 2 होगी, पक्की बात है, क्योंकि बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, 8 करने के लिए 2 देगा ना कि 6 लेगा। इसके क्लोराइड का सूत्र बताओ।
जब ये क्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो हमें पता है क्लोरीन की भारी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और क्लोरीन की भारी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 करने के लिए वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका मतलब क्लोरीन की संयोजकता होती है 1। और कक्षा 9 में आपको सिखाया जाता है कि जब दो तत्व आपस में जुड़ रहे हों, जैसे यहाँ M और Cl जुड़ रहा है, तो उनकी संयोजकताएं ऊपर लिख लेनी चाहिए दोनों की। जैसे M की संयोजकता 2 हमने क्यों लिखी, क्योंकि वो सेकंड ग्रुप का मेंबर था। और फिर उनकी संयोजकताओं को क्रॉस कर देना चाहिए, इसकी संयोजकता यहां लिखो और इसकी यहां लिखो, तो ये बन जाएगा M के नीचे तो आएगा 1 और Cl के नीचे आएगा 2, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो क्या बनेगा MCl2। लो, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या बनेगा, MCl2 बनेगा। आगे उत्तर दे रखे हैं, उत्तर माला आएगी अभी आपके सामने, बाकी मैंने आपको बता दिया ना कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दीर्घाकार आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या क्या है, बताओ। भाई आवर्त सारणी तो चाहे मूल आवर्त सारणी हो, चाहे संशोधित आवर्त सारणी हो, चाहे दीर्घाकार आवर्त सारणी हो, आवर्तों की संख्या तो 7 ही रही हमेशा, क्योंकि कोई भी परमाणु आज तक ऐसा नहीं बना जिसके पास 7 से ज्यादा कक्षाएं हों। एक बात को कान खोल के सुन लेना, ये जो आवर्त बनाए गए हैं ना, ये कक्षा की संख्या के आधार पर बनाए गए हैं, और ये जो वर्ग बनाए गए हैं ये बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर बनाए गए हैं। बस इस चीज का ध्यान रखो आप, मुख्य रूप से 10th क्लास में इतनी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। दीर्घाकार आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम, वर्टिकल कॉलम्स की कुल संख्या क्या है। भाई ऊर्ध्वाधर कॉलम का मतलब समूह या वर्ग कितने हैं, बताओ। दीर्घाकार आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। मूल आवर्त सारणी में कितने वर्ग थे, 8 थे। संशोधित आवर्त सारणी में कितने वर्ग हुए, 0 वर्ग बढ़ा दिया, 9 हो गए। दीर्घाकार आवर्त सारणी में कितने वर्ग हुए, 18। तो ये यही तो पूछ रहा कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में वर्ग बताओ कितने हैं, 18 हैं। वर्ग कह दो, समूह कह दो, ऊर्ध्वाधर कॉलम कह दो, एक ही बात है। 5वां क्वेश्चन, सोडियम और पोटेशियम आवर्त सारणी के प्रथम समूह में हैं, ठीक है। सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया निम्नवत है। सोडियम पानी के साथ रिएक्शन करके NaOH और H2 बनाता है। तो पोटेशियम की जल के साथ अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। आपको पता है एक वर्ग में जितने भी तत्व होते हैं सबके गुण एक जैसे होते हैं, पता है ना। तो सोडियम के जैसे गुण है, ऐसे ही गुण सोडियम के भाई पोटेशियम के होंगे। कैसे होंगे, यहाँ Na की जगह मैं K लिख दूंगा, 2K प्लस 2H2O इज इक्वल टू 2, Na की जगह क्या लिखना, K, 2KOH प्लस H2। लो हो गया रिएक्शन। जैसा सोडियम ने रिएक्शन दिखाया ऐसा ही पोटेशियम ने रिएक्शन दिखाया, क्योंकि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। यानी सोडियम भी पहले वर्ग का है और पोटेशियम भी पहले वर्ग का है। और आपको पता है एक वर्ग के जितने भी तत्व हैं उनके सबके गुण एक जैसे होते हैं। 6, किन्हीं दो संक्रमण तत्वों के नाम व संकेत दीजिए। भाई संक्रमण तत्वों की पहचान करने के 2 तरीके बता रहा। यदि आप दीर्घाकार आवर्त सारणी देखते हो तो वर्ग संख्या 3 से लेकर और वर्ग संख्या 12 तक के तत्व संक्रमण तत्व हैं, उनमें से कोई से 2 लिख दो, उनके नाम लिख दो। या फिर यदि आप संशोधित आवर्त सारणी तक सीमित हो तो उपवर्ग बी के जो तत्व हैं, चाहे फर्स्ट भी हो, सेकंड भी हो, थर्ड भी हो, उपवर्ग बी के किन्हीं 2 तत्वों के नाम लिख दो और उनके संकेत लिख दो। जैसे मैं आपको बताता हूं, Cu, Ag, Au, ये लिख दिए मैंने 3। ये पता कौन से वर्ग के हैं, ये फर्स्ट बी के हैं। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये फर्स्ट बी के हैं, डी ब्लॉक तत्व हैं, तो लिख दोगे इस तरह तो नाम। नेक्स्ट, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न देखो, मैंडलीफ का आवर्त नियम लिखिए। मैंडलीफ की आवर्त सारणी के 2 लाभों का वर्णन कीजिए। करा रखा है मैंडलीफ का आवर्त नियम। भाई मैंडलीफ का आवर्त नियम का मतलब मूल आवर्त नियम है, ध्यान रखना। मैंडलीफ ने तो मूल आवर्त नियम दिया था ना। दूसरा, आधुनिक आवर्त नियम क्या है स्पष्ट कीजिए, बता रखा है। तीसरा,
मेंडलीव के आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम में क्या अंतर है पता है? मेंडलीव के आवर्त नियम में तो बताया गया था परमाणु भार के बारे में, जबकि आधुनिक आवर्त नियम में बताया गया था परमाणु क्रमांक के बारे में कि वो तत्वों का मूल लक्षण है। चौथा क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी के किन्हीं दो गुणों एवं दो दोषों का उल्लेख कीजिए। यह भी आपको करा रखा है। पांचवा, विकर्ण संबंध पर टिप्पणी लिखिए। यह भी करा रखा है। छठा, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा उनकी दीर्घाकार आवर्त सारणी में स्थिति में क्या संबंध है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप आवर्त सारणी में स्थिति निकाल सकते हो। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे ना, सुन लो ध्यान से, कभी फिर बाद में कहोगी सर बताया नहीं था। आपने किसी भी तत्व का, जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा 2 8 1, तो कक्षाओं की संख्या से तो पता चलती है आवर्त की संख्या। सुन लो ध्यान से, कक्षाओं की संख्या से तो पता चलती है आवर्त की संख्या, और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से पता चलती है वर्ग की संख्या। ठीक है, ध्यान से दोबारा सुन लेना पीछे करके वीडियो को, इस बात को जो मैंने अभी बताई है। वैसे क्लास 11th और 12th में मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा इस चीज को। आते हैं 7वें क्वेश्चन पर, लघु तथा दीर्घ आवर्त क्या हैं? दीर्घाकार आवर्त सारणी में कितने लघु और कितने दीर्घ आवर्त हैं, सारी चीज समझा रखी। लघु वाले में भी, अति लघु भी, लघु भी, दीर्घ में दीर्घ भी और अति दीर्घ भी, सारे समझा रखे आपको। ठीक है, तत्वों की संख्या 2 8 8 18 18 32 32 समझा रखी ना, मैजिक नंबर। ये सब आवर्त हैं। लघु आवर्त पहले और दूसरे आवर्त को, तीसरे आवर्त को क्या कहा गया? लघु आवर्त। चौथे, पांचवें, छठे और सातवें आवर्त को दीर्घ आवर्त कहा गया। हमने लघु के भी दो टुकड़े कर दिए, अति लघु और लघु। दीर्घ के दो टुकड़े कर दिए, दीर्घ और अति दीर्घ। ठीक है, पता है ना आपको। 8वां, किसी आवर्त के दो लक्षण लिखिए। भाई आवर्त के लक्षण का मतलब, या तो आप परमाणु त्रिज्या के बारे में लिख दो कि आवर्त में किस प्रकार बदलती है, और या फिर आप लिख दो परमाणु त्रिज्या के अलावा विद्युत धनात्मक या धात्विक लक्षण या धात्विक लक्षण, इस तरह लिख सकते हो। दीर्घाकार आवर्त सारणी की 4 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। करा दिया। तत्व Mg आवर्त सारणी के द्वितीय समूह में है, बिल्कुल है भाई। मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप में तो है ही हो। यदि मैग्नीशियम का तुल्यांकी भार 12 है तो परमाणु भार इसका दुगुना कर दो, दूसरे वर्ग में संयोजकता 2 है, 2 से गुणा कर दो, 12 दूनी 24 आ जाएगा इसका परमाणु भार। 11वां, निम्नलिखित में से किस तत्व का ऑक्साइड प्रबल क्षारीय होगा और क्यों? NaMgAlSi। भाई सबसे ज्यादा क्षारीय ऑक्साइड उसका होगा जो सबसे बढ़िया धातु है, और इनमें सबसे बढ़िया धातु सोडियम है। ठीक है, तो सोडियम का ऑक्साइड सबसे ज्यादा क्षारीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है इस बार? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें क्वेश्चन में कहा संक्रमण तत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भाई दीर्घाकार आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 3 से 12 तक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इन्हें डी ब्लॉक तत्व भी कहते हैं। इन्हें संक्रमण तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों के गुणों के बीच में संक्रमण दिखाते हैं, यानी उनके मिले जुले गुण दिखाते हैं, इसलिए कहते हैं संक्रमण तत्व। कुछ वैज्ञानिकों का मानना यह है कि ये परिवर्ती संयोजकता दिखाते हैं, इसलिए कहते हैं इन्हें संक्रमण तत्व। और एक खासियत यह है कि इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए इन्हें डी ब्लॉक तत्व भी कहते हैं। इतना लिखना आपको। और यदि आप संशोधित आवर्त सारणी के आधार पर संक्रमण तत्वों की परिभाषा दोगे तो आप कहोगे संशोधित आवर्त सारणी में उपवर्ग बी के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, लिख दोगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। एक तत्व आवर्त सारणी के दूसरे समूह में स्थित है तो संयोजकता 2 ही होगी उसकी। उसके ऑक्साइड व क्लोराइड के सूत्र लिखिए। लिख देंगे भाई। दूसरे समूह में है तो ये है दूसरे समूह में है, और ये ऑक्सीजन के साथ कैसे जुड़ेगा? दूसरे समूह में है तो क्लोरीन के साथ कैसे जुड़ेगा? दूसरे समूह में तो इसकी संयोजकता 2 होगी, और ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी संयोजकता भी 2 होती है। तो यहाँ 2 और यहाँ 2 लिखोगे क्योंकि इसकी संयोजकता यहाँ लिखी जाएगी, इसकी यहाँ, तो 2 ही कम 2, 2 ही कम 2 कट जाएगा। तो ये तो उत्तर आएगा। ऑक्साइड का सूत्र तो MO आना है। अब यहाँ देख लो, मैग्नीशियम सॉरी मेटल की संयोजकता 2 है,
और क्लोरीन की भारी कक्षा में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, इसकी संयोजकता 1। यहाँ 2 लिखा जाएगा और यहाँ 1, MCl2। ये है दूसरा आंसर। ठीक है, ये तो 9th क्लास का क्वेश्चन है जो डिस्कस कर रहे हैं। अब इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देख लोगे। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं, इन्हें तो देख लेना आप। दीर्घ उत्तरीय को देख लेना, सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं A to Z। उसके बाद आते हैं, ये उत्तरमाला दे रखी, देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उत्तरमाला है, अति लघु प्रश्नों की उत्तरमाला है। अब आ जाओ NCERT की पाठ्य पुस्तक के पाठगत प्रश्न। तो पाठगत प्रश्न ध्यान से समझने हैं। पहला, क्या डोबेराइन के त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक नियम अष्टक के संबंध में भी पाए जाते हैं? डोबेराइन के त्रिक न्यूलैंड के अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं? तुलना करके पता कीजिए। हाँ, डोबेराइन के त्रिक न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ में पाए जाते हैं। उदाहरण LINA के डोबेराइन के त्रिक हैं जो न्यूलैंड के अष्टक के दूसरे रे स्तंभ में स्थित हैं। सा रे गा मा पा दा नी सा, समझ रहे आप? यही तो था न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो उसमें सा रे गा, इसमें रे दूसरे स्तंभ में आ रहे। हाँ, यहां तक है सही। उसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है, डोबेराइन के वर्गीकरण की क्या सीमाएं हैं? डोबेराइन का थ्योरी क्यों फेल हुआ, समझाया था। ये दोनों कारण लिखे गए हैं, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। पहला कारण है, उस समय ज्ञात सभी तत्वों का वर्गीकरण डोबेराइन के त्रिक के आधार पर नहीं हो सका। नंबर 2, डोबेराइन उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक को पहचान सके। यही कारण है कि डोबेराइन के त्रिक को मान्यता प्राप्त नहीं हुई। तो डोबेराइन ने जो त्रिक वाला सिस्टम दिया था वो सबका बना ही नहीं त्रिक, ठीक है, इसलिए फेल हुआ सिस्टम। तीसरा, न्यूलैंड्स अष्टक नियम की क्या सीमाएं हैं? न्यूलैंड का अष्टक नियम क्यों फेल हुआ? पहला कारण, यह नियम केवल कैल्शियम तक के परमाणु भार वाले तत्वों को वर्गीकृत कर पाता है, समझाई थी बात। इसके बाद 8वां तत्व प्रथम तत्व से समानता प्रदर्शित नहीं करता है। नंबर 2, न्यूलैंड्स ने माना कि केवल 56 तत्व ही संभव हैं, भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा। यह भी एक गलती थी उसकी। नंबर 3, न्यूलैंड्स के अष्टक में कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनके गुणों में समानता नहीं पाई जाती है, किंतु उन्हें एक साथ समान स्तंभ में रख दिया गया है। जैसे CONI को FClBr के स्तंभ में रख दिया गया है। एक यह भी कमी थी इसमें। नंबर 4, Fp के गुण CONI के समान है, किंतु Fp को उनसे दूर रखा गया है, इसलिए फेल हुआ न्यूलैंड का अष्टक नियम। क्वेश्चन नंबर 4, मेंडलीफ की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान लिखिए। ठीक है, इनके ऑक्साइड बनाने हैं। पोटेशियम का ऑक्साइड, भाई आपको पता है पोटेशियम आवर्त सारणी में देखोगे पहले वर्ग का, इसकी संयोजकता 1 है। ऑक्सीजन 16वें वर्ग का या 6ठे वर्ग का, इसकी संयोजकता 2 है। तो बताओ क्या बनेगा सूत्र? आप K के नीचे तो 2 लिखोगे, O के नीचे 1 लिखोगे, तो पोटेशियम का ऑक्साइड तो ये बनेगा। ठीक है, अब कार्बन का ऑक्साइड बनाना। कार्बन का ऑक्साइड, कार्बन 4थे वर्ग का तत्व है, इसकी संयोजकता 4 है, ऑक्सीजन की 2 है, अभी लिखी हमने पहले। जब आप इसे यहां लिखोगे ना, कार्बन के नीचे लिखोगे 2 और ऑक्सीजन के नीचे लिखोगे 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो कार्बन का ऑक्साइड क्या बनेगा? CO2। लो, CO2 ही तो होता है कार्बन का ऑक्साइड। तीसरा तत्व क्या है? ये एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम तीसरे वर्ग का है, इसकी संयोजकता 3 है और ऑक्सीजन की होती है 2। बताओ क्रॉस करके क्या लिखोगे? Al2O3, ये बनेगा इसका ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और यदि हम सिलिकन की बात करें, ऑक्सीजन, ये सिलिकन जो है वो कार्बन का भाई है, 4थे वर्ग का, इसकी संयोजकता 4 है, इसकी 2 है, तो यहां बनेगा Si2O4। अब आपको पता है 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, SiO2 बनेगा, SiO2।
और यदि बेरियम की बात करें दूसरे वर्ग का है, संयोजकता 2 है, ऑक्सीजन की भी 2 है, तो क्या लिखोगे Ba2O2? नहीं, कट जाएगा 2 से, BaO, बेरियम ऑक्साइड। इस तरह बनते हैं सूत्र। ये चीज आपको क्लास 9th में सिखाई गई थी, ध्यान रखना इसका। चलो अगली बात करते हैं। नीचे दे रखी सारणी देख लेना, जो मैंने सॉल्व किया उसे सारणी में दे रखा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है जिसके लिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था? 2 उदाहरण दीजिए। वैसे तो बहुत सारे तत्व पता चल गए, पर उनमें से 2 स्कैंडियम और जर्मेनियम हैं। स्कैंडियम का नाम उसने रखा था एका बोरोन, मेंडलीफ ने, और जर्मेनियम का नाम रखा था एका सिलिकॉन। ठीक है। नंबर 6, छठा क्वेश्चन। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? सबको पता है, पढ़ लेना इसे। मेंडलीफ ने परमाणु भार को आधार बनाया था। ठीक है, और भी कुछ बातें थी, गुणों को मिलाने के चक्कर में भी था वो। ये सारी बातें लिखी हुई हैं, पढ़ लेना। 7वां क्वेश्चन। आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया? भाई उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में इसलिए रखा गया, उनकी भारी कक्षा पूरी भरी हुई थी। देखो पहला कारण, ये गैसें बहुत ही अक्रियशील होती हैं, यानी क्रिया नहीं करती किसी से, एवं इनकी खोज बहुत बाद में हुई। ये गैसें न तो विद्युत धनात्मक और न ही विद्युत ऋणात्मक प्रवृत्ति रखती हैं, ना तो धातु हैं, ना तो अधातु हैं, ना तो उपधातु हैं, अक्रिय हैं, इसलिए अलग वर्ग में रखा गया है। प्रश्न संख्या 8। आधुनिक आवर्त सारणी द्वारा किस प्रकार से मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विविध विसंगतियों को दूर किया गया? पढ़ा रखा है मैंने। आधुनिक आवर्त सारणी से मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कमियां कैसे दूर हुई, सारी बातें पढ़ा रखी हैं हेडिंग के हिसाब से। नंबर 9। मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले 2 तत्वों के नाम लिखिए। आपके चयन का क्या आधार है? भाई मैग्नीशियम के वर्ग के 2 तत्व लिख दो, कैल्शियम और बेरियम लिख दो। भाई मैग्नीशियम दूसरे वर्ग का है, तो ये भी दूसरे वर्ग के हैं, तो ये तो उसके जैसे गुण दिखाएंगे ही। एक वर्ग के जितने भी तत्व हैं उनके सबके गुण एक जैसे होते हैं। 10वां क्वेश्चन। के नाम बताइए। 3 तत्वों के नाम बताइए जिनके सबसे बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन हो। भाई बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे तत्व बताने हैं जो पहले वर्ग के हों। नीचे उत्तर देख लो, ये लिख रखा है LINA के, पहले वर्ग के हैं। बी, 2 तत्वों के नाम बताओ जिनके सबसे बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो। दूसरे वर्ग के 2 तत्व बता दो, मैग्नीशियम कैल्शियम। सी, 3 तत्वों के नाम बताओ जिनका बाहरी कोष पूरा भरा हुआ हो। बाहरी कोष जिनका पूरा भरा हुआ होता है उन्हें हम कहते हैं अक्रिय गैस। उत्तर देखो नीचे HENEAR दिखा रखे हैं ना, अक्रिय गैस कहते हैं, अक्रिय गैस। अक्रिय उन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी बाहरी कक्षा पूरी भरी हुई है, तो उन्हें ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है और ना तो इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है, उनकी कक्षा पूरी भरी हुई है। 11वें का ए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सभी धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। क्या इन तत्वों के परमाणुओं में कोई समानता है? भाई ये सब पहले वर्ग के हैं, बाहरी कक्षा में सबके 1-1 इलेक्ट्रॉन है, ये समानता है। नीचे लिखा हुआ उत्तर पढ़ लेना। देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम धातुओं के बाह्यतम कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, सब पहले वर्ग के हैं। बी, हीलियम एक अक्रियाशील गैस है, जबकि नियोन की अभिक्रियाशीलता बहुत ज्यादा कम है। इसके परमाणुओं में क्या समानता है इन दोनों के? भाई दोनों की बाहरी कक्षा पूरी भरी हुई है, दोनों अक्रिय गैस हैं, ना तो इन्हें इलेक्ट्रॉन लेना ना इन्हें देना, तो ये क्यों क्रिया करेंगी किसी से? इसीलिए ये बहुत कम क्रियाशील है, ना के बराबर। 12वां, आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातुएं हैं? इसे आप याद कर लेना। पहले 10 तत्वों में परमाणु क्रमांक के अनुसार चलोगे ना, तो लिथियम और बेरिलियम ही आपको पहले 10 तत्वों में धातु मिलेंगी। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन। आवर्त सारणी में इनके स्थान के आधार पर इनमें से किस तत्व में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषता है? गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और बेरिलियम। इनकी आवर्त सारणी में स्थिति देख ली हमने कि कौन से आवर्त में कौन से वर्ग में।
तो आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या बताना है इसमें, धात्विक लक्षण। धात्विक लक्षण वैसे तो दूसरे वर्ग वालों में ज्यादा होता है, पर ये दूसरे से नीचे उतर गए, गैलियम, तो इसका सही उत्तर गैलियम होगा। ठीक है, कारण नीचे लिख रखा है। आपको पता है कि वैसे पहले वर्ग में यदि कोई तत्व होता उसका विद्युत धनात्मक लक्षण सबसे ज्यादा होता, दूसरे वर्ग में यह है तो बच्चे सोचते हैं ये Be होगा सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक, या धात्विक लक्षण ही इसका होगा ज्यादा, पर वर्ग में नीचे जाने से धात्विक लक्षण बढ़ता है। इधर को यदि इससे तुलना करते तो इसके मुकाबले तो इसमें ज्यादा होता, पर आप 2 स्टेप नीचे आगे तो गैलियम में सबसे ज्यादा होगा। इधर को जाने से घटेगा धात्विक लक्षण, इधर को जाने से घटेगा, यानी सबसे ज्यादा इसमें है, नीचे को बढ़ता है और इधर को बढ़ता है, नीचे सबसे गैलियम है, तो गैलियम इसका उत्तर होगा। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे पाठगत प्रश्न, और अब आते हैं हम एक्सरसाइज पर। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्नों में पहला है, आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है। भाई धात्विक प्रकृति तो घटती है, आवर्त में बाएं से दाएं जाओगे तो धात्विक लक्षण घटेगा। संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, भाई मुश्किल से करते हैं, जितना आवर्त में बाएं से दाएं जाओगे इलेक्ट्रॉन को छोड़ना उतना मुश्किल हो जाएगा, ये कह रहे हैं आसानी से। ये गलत, सी है गलत, इसका उत्तर सी बनेगा। इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, बिल्कुल सही। जितना आवर्त में बाएं से दाएं चलोगे ऑक्साइड उतने ही ज्यादा अम्लीय होते चले जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, तत्व X XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा? भाई जब ये Cl के 2 परमाणुओं से जुड़ रहा, जिसकी संयोजकता 1 होती है, तो इसकी तो संयोजकता फिर 2 होगी, दूसरे वर्ग का होगा ये, दूसरे वर्ग का तत्व होगा। कौन से वर्ग का होगा? दूसरे वर्ग का। तीसरा क्वेश्चन, एक मिनट देख लू जरा, शायद कुछ छूट ना गया हो। किस समूह के अंतर्गत होगा? दूसरे समूह में तो मैग्नीशियम है, ये उत्तर है इसका, मैग्नीशियम वाला। चलो अब देखो तीसरा क्वेश्चन, किस तत्व में 2 कोष हैं तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण हैं? भाई नियोन में 2 कक्षाएं हैं, दोनों में पूरे भरे हुए इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, मैग्नीशियम का होता है 282। ये याद करने वाले क्वेश्चन है। कुल 3 कक्षाएं हैं तथा संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन होता है ऐसा 284। कुल 2 कोष हैं और संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। 2 कोष बोरोन के हैं और संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। दूसरे कोष में पहले कोष से 2 गुने इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे कोष में पहले कोष से 2 गुने इलेक्ट्रॉन, यानी कार्बन। अब देखो एक बात बताता हूं आपको, यहां 2 बात हैं। ये जो कोष बताते हैं ना कितने हैं, कोष से तो पता चलता है आवर्त, आवर्त सारणी सामने रखो, कोष की संख्या से तो ढूंढो आवर्त कौन सा है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो बाहरी कक्षा में है उससे पता चल जाएगी वर्ग संख्या। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से तो वर्ग संख्या पता चलती है, और कक्षाओं की संख्या से पता चलती है आवर्त की संख्या। इस आधार पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट पर। आवर्त सारणी में बोरोन के स्तंभ में सभी तत्वों के कौन से गुण समान हैं? भाई बोरोन, ठीक है, तीसरे वर्ग का कह दो या 13वें वर्ग का पहला सदस्य है। इसके जितने भी तत्व होंगे इस वर्ग में, सबके बाहरी कक्षा में 3-3 इलेक्ट्रॉन होंगे और सारे गुण एक जैसे दिखाएंगे ये बस। ठीक है, ऐसे गुण तो बदलेंगे, जैसे परमाणु त्रिज्या, धात्विक लक्षण है, धात्विक लक्षण ये तो बदलेंगे, बाकी संयोजकता वगैरह एक जैसी होगी, सबकी संयोजकता 3 होगी इनकी। बी, आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ के सभी तत्वों में कौन से गुण? भाई फ्लोरीन 17वें वर्ग का है, बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता 7 है, बस सॉरी 1 है। 7 क्यों हो जाएगी भाई? जब बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, तो 8 करने के लिए क्या करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे ना,
और जब एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो संयोजकता कितनी होगी इनकी? इनकी संयोजकता होगी एक। ठीक है, तो इनमें समानता मिलेगी आपको। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, पांचवा। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? तीनों को जोड़ दो, निकल जाएगी परमाणु संख्या। 2 और 8 10 और 7 17 है। निम्न में से किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी? भाई बाहरी कक्षा में 7 जिसके इलेक्ट्रॉन होंगे, इसकी बाहरी कक्षा में 7 नहीं है, इसकी बाहरी कक्षा में होंगे भाई 7। देखो फ्लोरीन, जब लिखोगे ना 9 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये लिखा जाएगा 2,7 या 2+7। तो जिस तरह इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, इस तरह सिर्फ इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके साथ गुणों में समानता दिखाएगा, क्योंकि ये भी उसी वर्ग का होगा जिसका वो है। क्योंकि वर्ग संख्या या समूह की संख्या बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। आवर्त सारणी में 3 तत्व ए बी सी की स्थिति निम्न प्रकार है, दे दी तीनों की। अब बताइए ए धातु है या ए धातु? भाई ए ही हो रहा। 17वें वर्ग का है, बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 करने के लिए एक लेगा, जिसकी आदत इलेक्ट्रॉन लेने की होती है वो होता है अधातु। पहला उत्तर आ गया, ए तो अधातु है। ए की अपेक्षा सी अधिक अभिक्रियाशील है या कम? यदि आप नीचे को जाओगे तो अभिक्रियाशीलता अधातुओं की घटती है, तो सी कम क्रियाशील होगा, ए होगा ज्यादा क्रियाशील। ये दूसरा उत्तर आ गया। सी का साइज बी से बड़ा होगा या छोटा? भाई सी का साइज बी से तो छोटा होगा, क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर साइज घटता है। इससे छोटा साइज, बी से छोटा साइज होगा सी का। ये आ गया उत्तर डी। तत्व ए किस प्रकार के आयन धनायन या ऋणायन बनाएगा? ए बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, 17वें वर्ग का है, 8 करने के लिए एक लेगा, और जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऋणायन ही तो बनेगा। ये उत्तर नीचे लिखे हुए पढ़ लेना, ऋणायन बनेगा। देखो ये दिखा रखा इन्होंने, देख रहे आप इसे, जहां मेरा एरो है। ए ने इलेक्ट्रॉन लिया और इलेक्ट्रॉन लेके किस में बदल गया? ऋणायन में, ए नेगेटिव। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या है। नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7 तथा फास्फोरस परमाणु क्रमांक 15 आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्व हैं। ठीक है, इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे। इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युत होगा और क्यों? भाई नाइट्रोजन के नीचे आता है फास्फोरस। ज्यादा विद्युत ऋणात्मक वो होगा जिसका साइज छोटा होगा, और साइज छोटा नाइट्रोजन का ही तो है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 2 कक्षाएं हैं, फास्फोरस पे 3 है, इसका साइज बड़ा है, तो ये कम विद्युत ऋणात्मक होगा। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन देखो, बाकी पढ़ लेना आप, नोट्स तो आपको मिलेंगे ही टेलीग्राम पर। 8वां क्वेश्चन, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है? भाई अभी मैंने बताया कि कक्षाओं की संख्या से तो पता चलता है आवर्त, और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से पता चलता है वर्ग। ठीक है, 9वां क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 के चारों ओर 12 19 21 38 परमाणु संख्या वाले तत्व स्थित हैं। इनमें से किन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण कैल्शियम के समान हैं? भाई कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के देखो, बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और बाकी जो उसके चारों तरफ हैं उन सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। जिसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उसके साथ गुणों में समानता दिखाएगा, क्योंकि वे भी सारे दूसरे वर्ग के होंगे और कैल्शियम भी दूसरे वर्ग का है। कैल्शियम बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसकी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी गुणों में समानता दिखाएगा। इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके जैसा होगा ना, 8 2 8 2 और 8 2, ये दिखाएंगे गुणों में समानता। संक्रमण तत्व में भी एक में 2 आ रहा, पर 8 2 नहीं आ रहा, 9 2 आ रहा, ध्यान से देख लो, इसलिए वो गुणों में ज्यादा समानता नहीं दिखाएगा। हालांकि आपको पता है संक्रमण तत्व एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्वों के मिले जुले गुण दिखाते हैं, उनका मिक्सचर। 10वां,
आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। सबको पता है व्यवस्था की तुलना है तो सिखा रखी दोनों आवर्त सारणी से तो पढ़ लोगे आप। ठीक है, तो बेटे ये हमारा केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर था क्लास 10th का, ये हमने कंप्लीट कर दिया। और खुशी की बात यह है कि कल से हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी। अब अगला जो वीडियो आपको मिलेगा वो बायोलॉजी का मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी के यूनिट्स दे रखे हैं। तो हम कल से बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे और वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।